दोस्तों, आज हम दूसरी स्पेशल क्लास लेने जा रहे हैं और उससे पहले के वीडियो के अंदर हमने पहली स्पेशल क्लास जो पढ़ी थी, उसमें हमने सर्जरी के जो मुख्य बिंदु हैं, वो 1 टू 100 पॉइंट तक हमने देखे थे और आज के वीडियो में 101 से 200 नंबर तक मुख्य बिंदु जो सर्जरी के हैं, उनके बारे में हम यहाँ से डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यदि देखें 101 नंबर पॉइंट है, सींग का बाहरी कवच क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं कोरियम या कोर्नुआ के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सींग का बाहरी कवच है। उससे पहले हमने जो 100 नंबर पॉइंट पढ़ा था पहली क्लास के अंदर, तो सींग के अंदर का नाजुक भाग क्या कहलाता था? हॉर्न कोर के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से 102 नंबर पॉइंट, सींग के खोखले भाग को हम किस नाम से जानते हैं? सींग का जो खोखलापन होता है, खोखला भाग होता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कहते हैं फ्रंटल साइनस। तो वो जाना जाता है इसके अंदर फ्रंटल साइनस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से 103 नंबर पॉइंट, हॉर्न में खून व नर्व की सप्लाई किससे होती है? तो हॉर्न में यानी कि ब्लड की और नर्व की सप्लाई की बात करते हैं, तो ब्लड की जो सप्लाई होती है वो कॉर्नुअल आर्टरी से होती है और नर्व की जो सप्लाई होती है वो कॉर्नुअल नर्व से होती है। इसी प्रकार से 104 नंबर पॉइंट, यदि सींग में हॉर्न कैंसर, हॉर्न फ्रैक्चर या ब्रोकन हॉर्न का यदि केस होता है, तो हम किस प्रकार का ऑपरेशन करते हैं? मान लो यदि किसी सींग के अंदर हॉर्न कैंसर हो गया है, हॉर्न फ्रैक्चर का हो गया है, ब्रोकन हॉर्न हो गया है, तो उसमें हम डी हॉर्निंग ऑपरेशन करते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। देखो 105 नंबर पॉइंट है, डी हॉर्निंग कौन से मेथड से करते हैं? यानी कि डी हॉर्निंग का जो ऑपरेशन होता है, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होता है? तो इसमें यदि एग्जाम की दृष्टि से पूछते हैं, तो इसमें हम फ्लैप मेथड यूज करते हैं। फ्लैप मेथड का मतलब है स्किन का फ्लैप बनाते हैं ताकि उसमें सूचरिंग जो है वो आसानी से हो सके। 106 नंबर पॉइंट, डी हॉर्निंग में कौन सी नर्व को ब्लॉक किया जाता है और उसकी पोजीशन या स्थिति क्या होती है? इसमें हम देखें कि नर्व जो ब्लॉक करते हैं उसमें कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी यदि पोजीशन के बारे में हम जानें, तो इसकी पोजीशन जो कान व सींग के आधार के बीच में एक फोसा मिलेगा, खड्डा मिलता है, जिसे हम टेम्पोरल फोसा कहते हैं। तो ये कान और सींग के आधार के बीच में टेम्पोरल फोसा मिलता है, वहाँ पे इस नर्व की पोजीशन होती है। और नर्व को हमारे को डिसेंसिटाइज करने के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया लिग्नोकेन का यूज करते हैं, जिससे कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक हो जाती है। अर्थात डी हॉर्निंग का जो ऑपरेशन करेंगे, तो इसमें हम कॉर्नुअल नर्व को इस तरीके से ब्लॉक करते हैं। आगे है, डी हॉर्निंग में किस प्रकार का चीरा लगाते हैं? तो डी हॉर्निंग जब ऑपरेशन होता है, सींग को हम निकालते हैं बाहर, तो बाहर की ओर सींग की पूरी पेरीफेरी के अंदर कौन सा इंसिजन देते हैं? इसमें गोलाकार इंसिजन, यानी कि सर्कुलर या गोलाकार चीरा इसमें लगाते हैं। डी हॉर्निंग में किस प्रकार के टांके लगाए जाते हैं? अब टांकों की यदि हम बात करें, तो टांकों के अंदर नॉन ऑब्जरेबल धागे का यूज करते हैं। नॉन ऑब्जरेबल धागा जैसे कि सिल्क धागा ज्यादातर यूज होता है फील्ड के अंदर। और सूचर का जो पैटर्न इसमें रहता है वो लॉक स्टिच भी यूज कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल मैट्रेस पैटर्न से यहाँ पे सूचरिंग करते हैं। तो इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डी हॉर्निंग किस प्रकार के टांके लगाते हैं डी हॉर्निंग ऑपरेशंस के अंदर। तो नॉन ऑब्जरेबल धागे से हम लॉक स्टिच या हॉरिजॉन्टल मैट्रेस पैटर्न से सूचरिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से 109 नंबर पॉइंट, हॉर्न कैंसर में किस प्रकार की ग्रोथ होती है? वह कैंसर का प्रकार क्या है, कैंसर का टाइप क्या है? तो हॉर्न कैंसर में हम देखते हैं कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की? यानी कि फूल गोभी के समान ग्रोथ होती है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है इसके अंदर। और यदि हम हॉर्न कैंसर के ट्यूमर या कैंसर की बात करें, तो ये कैसा ट्यूमर होता है? मैलिग्नेंट होता है। तो मैलिग्नेंट होता है अर्थात स्क्वेमस सेल से उभरता है, इसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 110 नंबर पॉइंट है,
डीबडिंग में किसको नष्ट किया जाता है? तो जब हम डीबडिंग करते हैं, तो हॉर्न यानी कि सींग के स्थान पर एक कलीनुमा संरचना होती है, बड नुमा संरचना होती है, जिसे हम हॉर्न बड के नाम से जानते हैं और इस हॉर्न बड को ही डीबडिंग के अंदर नष्ट किया जाता है। डीबडिंग की उम्र, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि डीबडिंग की एज क्या होती है? तो इसकी एज जो होती है वो 1 से 2 सप्ताह होती है, अर्थात 7 से 14 दिन की एज के अंदर हम डीबडिंग की उम्र को बेस्ट मानते हैं। तो इसकी जो उम्र है वो 1 से 2 सप्ताह हमारे को याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर डे वाइज़ भी पूछ लेते हैं, तो 7 से 14 दिन की रेंज के अंदर जो ऑप्शन आता है, वो हमारा सही होगा इसमें। तो उसके बाद 112 नंबर पॉइंट, डीबडिंग में नर्व ब्लॉक करते हैं। तो डीबडिंग के अंदर चाहे डीहॉर्निंग का ऑपरेशन हो या डीबडिंग का ऑपरेशन हो, तो दोनों ही के अंदर क्या करते हैं हम, कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक किया जाता है। तो कॉर्नुअल नर्व हम इसमें भी ब्लॉक करते हैं। 113 नंबर, हॉर्न कैंसर सबसे ज़्यादा किस ब्रीड में होता है, किस नस्ल में होता है? तो हॉर्न कैंसर जो होता है वो कांकरेज नस्ल की ब्रीड के अंदर ये सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि इसके जो सींग होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो लंबे सींग वाले एनिमल्स के अंदर हॉर्न कैंसर की संभावना जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से 114 नंबर पॉइंट, सफेद रंग के पशु यानी कि जिन पशुओं का कलर व्हाइट कलर है, लंबे सींग वाले पशु हो गए, बदिया की कर्त किए हुए यानी कि कास्ट्रेटेड जो बेल होते हैं, उनमें हॉर्न कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। तो यदि इसमें कंपैरिजन में आपसे पूछा जाता है कि एक तो लंबे सींग वाले हैं और एक लंबे सींग वाले बदियाकर्त बैल हैं, तो बदियाकर्त बैल के अंदर हॉर्न कैंसर की संभावना जो होती है वो सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार से 115 नंबर पॉइंट, हॉर्न कैंसर का दूसरा नाम क्या है? इसे हम कौन सा रोग कहते हैं? कमेडी रोग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के जो कुछ इलाके हैं तो इसको मानते हैं कि कबूतर के समान एक कमेडी नाम की एक चिड़िया होती है, जो एक बार सींग पर बैठ गई तो ये हॉर्न कैंसर अर्थात कमेडी रोग हो जाता है। तो इसलिए हॉर्न कैंसर को कमेडी रोग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 116 नंबर पॉइंट, मैंडिबल फ्रैक्चर सबसे अधिक किस पशु में व कब होता है? तो मैंडिबल फ्रैक्चर की यदि हम बात करते हैं तो ये सर्वाधिक पाया जाता है कैमल के अंदर, ऊँट में पाया जाता है। और होने का चांस कब होता है? तो इसके सर्वाधिक होने का जो चांस होता है वो रट सीजन के अंदर होता है, यानी कि ऊँटों का जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो उस दौरान ऊँट एक दूसरे के श्वसन कोष होता है वहाँ पे बाइट करते हैं, या उसको जो नीचे वाला मैंडिबल अर्थात जबड़ा है उसको पकड़ते हैं, तो उस दौरान मैंडिबल के अंदर फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा होती है और ये ज़्यादातर ऊँटों के अंदर होती है। ऊँटों का जो मैंडिबल होता है उसका रैमस वाला जो भाग होता है वो काफ़ी कमज़ोर और संकरा होता है, जो आसानी से ब्रेक हो जाता है। इसलिए ऊँटों में मैंडिबल फ्रैक्चर सर्वाधिक मिलेगा। इसी प्रकार से 117 नंबर पॉइंट, मैंडिबल फ्रैक्चर यदि हो भी गया तो उसको रिपेयर करने की टेक्निक कौन-सी होती है? मैंडिबल फ्रैक्चर को रिपेयर करने की जो टेक्निक है वो है इंट्राडेंटल वायरिंग, यानी कि इंट्राडेंटल वायरिंग हम इसके अंदर करते हैं। और अगला नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा यही है इसके अंदर 118 नंबर, इंट्राडेंटल वायरिंग है वो किन दांतों के बीच में करते हैं? तो इंट्राडेंटल जो वायरिंग होती है वो पहले 2 प्रीमोलर व आगे के दोनों इंसाइज़र दांतों के बीच हम ड्रिल मशीन से जो वायर हम इसमें यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर कॉपर की वायर यूज़ करते हैं। कॉपर की वायर को ड्रिल मशीन से इंसर्ट करके 2 प्रीमोलर दांतों के बीच में पहले ओरिफिस या छेद करते हैं, वहाँ से निकालने के बाद आगे के जो 2 प्रीमोलर दांतों के बीच में स्पेस होता है, वहाँ से लेकर उसको प्लायर से कस देते हैं। तो इस प्रकार से इंट्राडेंटल वायरिंग जो हम करते हैं, पहले 2 प्रीमोलर व आगे के दोनों इंसाइज़र दांतों के बीच में ये वायरिंग की जाती है। 119 नंबर पॉइंट, डिजिट को काटने में कौन-सी नर्व को ब्लॉक किया जाता है? उसमें नर्व को जो ब्लॉक करते हैं, प्लैंटार नर्व को ब्लॉक करते हैं। अब प्लैंटार नर्व ब्लॉक इसमें किस कंडीशन में करते हैं? देखो डिजिट को हमारे को क्यों काटना पड़ता है? तो डिजिट के बारे में देखें तो कई बार डिजिट के अंदर पार्ट्स में फुट रूट डिजीज़ हो जाती है, कई बार गैंग्रीन हो जाता है, कई बार ऐसी एब्सेस हो जाती है कि वो डिजिट वहाँ से हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन के अंदर डिजिट को काटना पड़ता है।
नेक्स्ट 120 नंबर पॉइंट, गिड सर्वाधिक होता है। तो गिड की जो बीमारी होती है वो मुख्यतः पाई जाती है बकरी के अंदर। यदि आपसे पूछा जाता है कि गिड के चांस सर्वाधिक किसके अंदर मिलते हैं, तो वो मिलेंगे बकरी के अंदर। 121 नंबर पॉइंट, गिड किससे होता है? तो गिड यहाँ पे टीनिया मल्टीसेप्स की लार्वा है, साइनोरस सेरिब्रैलिस, उसी से होता है। तो क्योंकि ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो भी एनिमल हैं जैसे डॉग्स वगैरह हैं या अदर एनिमल्स हैं, वो अपना फीकल मटेरियल है, उस फीकल मटेरियल को जैसे ही वो फीड मटेरियल में या पानी के अंदर मिक्स होता है और बकरी उसको इंटेक करती है, लेती है, तो उस दौरान टीनिया मल्टीसेक्स जो पैरासाइट है, तो वो बकरी के अंदर इंटर कर जाएगा और उसकी फिर ये ब्रेन तक पहुँचता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। वहाँ पे ये थैलीनुमा संरचना बना लेती है ब्रेन के अंदर। तो थैलीनुमा संरचना को हम पैरासाइटिक सिस्ट के नाम से या हाइडेटिक सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो गिड की बीमारी जो होती है, वो हम मुख्यतः जानते हैं, वो टीनिया मल्टीसेप्स की लार्वा साइनोरस सेरिब्रैलिस से होती है। तो 122 नंबर पॉइंट, जब बोन या कार्टिलेज की निरंतरता भंग हो जाती है या निरंतरता में ब्रेक आ जाता है या उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो वो कहलाती है फ्रैक्चर। तो इसका आंसर रहेगा फ्रैक्चर। 123 नंबर पॉइंट, तो बोन की कोशिकाएं कौन-कौन सी होती है बोन के अंदर? तो बोन की जो सेल्स की बात करते हैं तो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट सेल इसमें होती है। तो ओस्टियोसाइट सेल होगी, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट होती है। इसी प्रकार से 124 नंबर पॉइंट, बोन की बाहरी सतह पर मेम्ब्रेनस परत, यानी कि जो बोन है, हड्डी है, उसके चारों ओर एक झिल्ली-नुमा संरचना पाई जाती है, मेम्ब्रेनस परत होती है जिसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट 125 नंबर पॉइंट, वह फ्रैक्चर जिसमें त्वचा पर खुला घाव होता है, जो सीधा वातावरण के संपर्क में होता है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। यानी कि यदि वहाँ की जो चमड़ी है, स्किन है, उस पर घाव बन गया, वहाँ से वो खुल गया है, अर्थात वहाँ की जो बोन का फ्रैक्चर है वो सीधे वातावरण के संपर्क में हो रहता है, तो ऐसा फ्रैक्चर कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद 126 नंबर पॉइंट, सिंपल फ्रैक्चर जो होता है वो स्टरलाइज्ड होता है, वह कंपाउंड फ्रैक्चर कंटामिनेटेड होता है। तो सिंपल फ्रैक्चर स्टरलाइज्ड क्यों है? क्योंकि वहाँ के ऊपर की जो स्किन है, स्किन की जो परत है, वो फटी नहीं है, अर्थात उस पर किसी प्रकार का घाव नहीं है। तो घाव नहीं है तो बोन सीधे जो फ्रैक्चर वहाँ से जहाँ से बोन फ्रैक्चर हुई है, वो सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं है, तो इसलिए वो फ्रैक्चर स्टरलाइज़ होता है और कंपाउंड के अंदर वहाँ की जो स्किन है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, घाव हो जाता है और वो फ्रैक्चर की जो साइट है वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में होती है, तो इसलिए कंपाउंड फ्रैक्चर जो होता है वो कंटामिनेटेड मिलता है। 127 नंबर पॉइंट, जिस फ्रैक्चर में बोन पूरी नहीं टूटती उसे कौन-सा फ्रैक्चर कहते हैं? यानी कि जिसमें बोन पूरी टूटेगी नहीं, अर्थात उसमें किसी प्रकार की दरार होगी, तो इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होता है वो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 128 नंबर, वह फ्रैक्चर जो इमैच्योर पशु में होता है, जिससे बोन की कॉन्वेक्सिटी ब्रेक होती है, तो ऐसा फ्रैक्चर क्या कहलाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। अब देखो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को समझ लेते हैं कि सबसे पहली बात इसके अंदर ये इमैच्योर एनिमल में मिलेगा, अर्थात जो छोटे जानवर होंगे उम्र के अंदर, उनके अंदर ये मिलता है। अर्थात दूसरी चीज़ इसके अंदर बाहर की जो बोन की कॉन्वेक्स सरफेस होती है, वहीं पे ब्रेक मिलेगा, अर्थात वहीं पे फ्रैक्चर की लाइन होगी। जो अंदर की कॉनकेव जो होती है इसकी परत होती है, वो इंटैक्ट रहती है, साबुत रहती है। तो ऐसा फ्रैक्चर कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। 129 नंबर पॉइंट है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के एग्जाम्पल क्या हैं? उदाहरण कौन से होते हैं? तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में एक तो आ जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, एक फ्रैक्चर आता है फिशर या कॉर्टिकल फ्रैक्चर कहते हैं और एक फ्रैक्चर है इसमें डिप्रेशन फ्रैक्चर। यानी कि डिप्रेशन फ्रैक्चर, फिशर या कॉर्टिकल और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होते हैं वो एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के एग्जाम्पल या उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट 130 नंबर, वह फ्रैक्चर जिसमें बोन की लॉन्ग एक्सिस के साथ ट्रांसवर्स लाइन में टूटती है, यानी कि बोन की लॉन्ग एक्सिस है, यदि ट्रांसवर्स तरीके से वो फ्रैक्चर होता है तो वो फ्रैक्चर कहलाता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्चर लाइन
एक ही पॉइंट पे आके मिलती है और ऐसा फ्रैक्चर कहलाता है कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन के अंदर कई जगह पे फ्रैक्चर होगा, लेकिन उनके फ्रैक्चर की जो लाइन है वो एक ही पॉइंट पे आके मिलेगी। तो ऐसे फ्रैक्चर को कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर कहते हैं। 132 नंबर पॉइंट, जब फ्रैक्चर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्चर लाइन एक ही पॉइंट पे नहीं मिलती, यानी कि पहली बात तो उस बोन के अंदर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्चर होना चाहिए, फिर उनकी फ्रैक्चर लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे नहीं मिलती तो वो फ्रैक्चर कहेगा मल्टीपल, और यदि वो पॉइंट पे मिलती है तो वो होता है कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। 133 नंबर पॉइंट, जब फ्रैक्चर बोन का एक सिरा दूसरे में धंस जाता है, यानी कि जैसे ही बोन में फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर्ड बोन का हिस्सा दूसरी बोन में धंस गया, तो ऐसा फ्रैक्चर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। इसके बाद 134 नंबर पॉइंट, जब बोन का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है तो उस फ्रैक्चर को हम अवल्जन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। जैसे हमने अवल्जन घाव भी देखा था, वहाँ पे अवल्जन घाव में देखा था कोई टिश्यू का वहाँ से पीस है, वहाँ टूटकर वहाँ से अलग ही हो गया, तो ऐसा घाव अवल्जन घाव था। इसमें यदि कोई बोन का कोई टुकड़ा वहाँ से कट कर या टूट कर वहाँ से अलग हो जाता है तो ऐसा फ्रैक्चर अवल्जन फ्रैक्चर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 135 नंबर, जब फ्रैक्चर आर्ट्रिकुलर सतह पे या जॉइंट पे होता है तो वो फ्रैक्चर कैसा कहलाता है। यानी कि आर्ट्रिकुलर बोन के जो नीचे की सतह होती है जहाँ से बोन एक बोन से दूसरे बोन से अटैच होती है, वो आर्ट्रिकुलर सतह के द्वारा ही एक बोन दूसरे बोन से जुड़ती है, और यदि उसी आर्ट्रिकुलर सतह पे या उस जॉइंट पे फ्रैक्चर होता है तो उसे हम आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर कहते हैं। इसी प्रकार से 136 नंबर पॉइंट, जब फ्रैक्चर जॉइंट के पास वाले भाग में हो, यानी कि आर्टिकुलर सतह के बिल्कुल पास में हो या जॉइंट के पास में हो, तो ऐसा फ्रैक्चर कहलाता है पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर कहलाता है। 137 नंबर पॉइंट, जब बोन का छोटा सा भाग छिलके के रूप में टूट जाए, यानी कि बिल्कुल चिप की तरह छिलके की स्लाइस के रूप में यदि वहां से बोन से हट जाता है या टूट जाता है तो ऐसा फ्रैक्चर चिप फ्रैक्चर कहलाता है। 138 नंबर पॉइंट, जब फ्रैक्चर लाइन बहुत ही पतली हो या बाल के समान हो, यानी कि जब फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हुआ है किसी बोन के अंदर और फ्रैक्चर की जो लाइन है वो बिल्कुल एक पतली बाल के समान है, तो उसे हम हेयर लाइन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। 139 नंबर पॉइंट, जब फ्रैक्चर किसी बीमारी के कारण होता है, यानी कि किसी भी बीमारी के कारण यदि वहाँ फ्रैक्चर है होता है तो उस फ्रैक्चर को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे कि रिकेट्स है, ओस्टियोमिलेशिया है, ओस्टियोपोरोसिस है, या बोन का कोई कैंसर हो गया है, तो उस कारण से जो जो भी फ्रैक्चर होते हैं उसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। 140 नंबर पॉइंट, किस पशु में फ्रैक्चर का इलाज करना मुश्किल होता है। तो फ्रैक्चर का इलाज करना सबसे मुश्किल घोड़े के अंदर होता है, क्योंकि घोड़े के अंदर यदि हमने सिंपल पीओपी भी हम करते हैं तो वो भी पीओपी को घोड़ा रखता नहीं है, उसको दांतों से बाइट करके उसको उखाड़ देता है, या प्रबल मसल कॉन्ट्रैक्शन से उस पीओपी को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। इसलिए घोड़े के अंदर फ्रैक्चर का इलाज करना मुश्किल होता है। 141 नंबर पॉइंट, फ्रैक्चर के इलाज के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। यानी कि किसी भी फ्रैक्चर को जब हम ठीक कर रहे हैं तो ठीक करने के अंदर दो चीजें इसमें हम टेक्निक काम में लेते हैं। पहली होती है रिडक्शन की और दूसरी होती है इमोबिलाइजेशन या फिक्सेशन। तो सबसे पहले बोन को हम रिडक्शन करते हैं और दूसरे नंबर पर इसमें हम फिक्सेशन या इमोबिलाइजेशन करते हैं, अर्थात किसी भी फ्रैक्चर के इलाज के अंदर दो टेक्निक आती है, रिडक्शन और फिक्सेशन। इसी प्रकार से यदि हम एक्सटर्नल 142 नंबर पॉइंट, एक्सटर्नल फिक्सेशन में कौन सी टेक्निक में क्या क्या चीजें ले सकते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेशन के अंदर, एक्सटर्नल फिक्सेशन के अंदर देखा जाए तो हम पीओपी कर सकते हैं, प्लास्टिक की स्ट्रिप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम या बांस या लकड़ी की स्ट्रिप इसमें यूज कर सकते हैं, एक्सरे फिल्म यूज कर सकते हैं, या इसमें थॉमस स्प्लिंट या कॉप्टेशन स्प्लिंट आती है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी टेक्निक बाहर से अप्लाई करते हैं वो सारे के सारी जो टेक्निक होती है वो एक्सटर्नल फिक्सेशन के अंतर्गत आती है।
इसी प्रकार से 143 नंबर पॉइंट, इंटरनल फिक्सेशन टेक्निक में क्या-क्या सम्मिलित होता है। अब इंटरनल फिक्सेशन की टेक्निक हम देखें तो इंटरनल फिक्सेशन के तौर पर हम इंट्रामेडुलरी पिनिंग कर सकते हैं, बोन प्लेट से कर सकते हैं, बोन ग्राफ्ट से कर सकते हैं और कॉर्टिकल स्क्रू व कैंसलस स्क्रू आते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं और स्टील की वायर को यूज़ कर सकते हैं या क्रिचनर स्प्लिंट आती है। तो ये सारी टेक्निक इसमें इंटरनल फिक्सेशन टेक्निक के अंदर सम्मिलित होती है। तो इंटरनल फिक्सेशन के तौर पर उस फ्रैक्चर को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है 144 नंबर पॉइंट, पीओपी करना कहाँ पर उपयुक्त होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पीओपी जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो कहाँ कर सकते हैं। तो कार्पल व टार्सल बोन के नीचे का जो क्षेत्र का जो फ्रैक्चर है, या तो कार्पल बोन, आगे वाले पैर में कार्पल बोन, पीछे वाले पैर में टार्सल बोन है, उसके नीचे का यदि फ्रैक्चर है, या हम कह सकते हैं कि मेटाकार्पल या मेटाटार्सल बोन का फ्रैक्चर है, तो वहाँ पीओपी को सबसे बेस्ट माना जाता है। किस प्रकार के फ्रैक्चर में पीओपी पर विंडो बनानी पड़ती है? तो हम देखा था सिंपल फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर 2 प्रकार के होते हैं और कंपाउंड फ्रैक्चर वाले में बाहर की जो स्किन है वहाँ पे घाव होता है, तो इसलिए कंपाउंड फ्रैक्चर के केस में पीओपी पे एक खिड़की या विंडो बनानी पड़ती है, जिसमें हम डेली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा के उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। 146 नंबर, किस बोन के फ्रैक्चर में थॉमस स्प्लिंट काम में लेते हैं? तो इसके बारे में देखते हैं। तो थॉमस स्प्लिंट जो लगाई जाती है वो ज़्यादातर रेडियस और टिबिया बोन का यदि फ्रैक्चर होता है उसमें हम लगाते हैं और यह टेक्निक ज़्यादातर हम स्मॉल एनिमल के अंदर जो छोटे जानवर हैं जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, उसमें यूज़ करते हैं। 147 नंबर पॉइंट, किस प्रकार के फ्रैक्चर में कोप्टेशन स्प्लिंट काम में लेते हैं? तो कोप्टेशन स्प्लिंट जो होती है वो लार्ज एनिमल के अंदर यूज़ करते हैं और ज़्यादातर इसको हम टिबिया बोन का यदि फ्रैक्चर होता है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद 148 नंबर पॉइंट, लिगामेंट की चोट या इंजरी से टियर होना, यानी कि लिगामेंट की यदि चोट लग गई है, इंजरी हो गई है या टियर हो गया है, तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? स्प्रेन कहलाती है। और उसके बाद 149 नंबर पॉइंट, टेंडन में चोट से टियर होना, यानी कि टेंडन की इंजरी या चोट है या टेंडन यदि चोट से टियर होता है, तो इसे हम स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। 150 नंबर, लिगामेंट की इन्फ्लामेशन, यानी कि लिगामेंट की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं डेस्मिटिस। 151 नंबर पॉइंट, टेंडन की इन्फ्लामेशन कहलाती है टेंडिनाइटिस। तो टेंडन की इन्फ्लामेशन टेंडिनाइटिस होगी, लिगामेंट की इन्फ्लामेशन डेस्मिटिस होगी। 152 नंबर पॉइंट, जब पूरा लिगामेंट ही टूट जाता है, दोनों सिरे इसके अलग हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं सीवियर स्प्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिगामेंट की टीयरिंग हो जाती है, इंजर्ड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है लिगामेंट, तो इस कंडीशन को हम सीवियर स्प्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 153 नंबर पॉइंट, जब दो बोन के बीच जोड़ वाले भाग से बोन का हट जाना या दोनों बोन के मध्य आर्टिकुलर सतह का संपर्क हट जाना क्या कहलाता है? डिसलोकेशन कहलाता है। यानी कि जोड़ वाले भाग पर हमने देखा था दोनों बोन आर्टिकुलर सतह के द्वारा संपर्क में रहती है और यदि उनका आर्टिकुलर सतह का संपर्क हट जाता है या हम कह सकते हैं उस जोड़ से वहां से वो अलग हो जाती है, तो इस कंडीशन को डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 154 नंबर पॉइंट, जी वाले भाग में चोट या कट लग जाने पर सूचरिंग में हीलिंग जल्दी होगी, क्योंकि यहाँ ब्लड की सप्लाई सबसे अच्छी होती है। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि जी पर कई बार कांच वगैरह का पीस या कोई कंटीले वायर के अंदर या कोई जो फीड मटेरियल है उसमें कोई हार्ड चीज़ आ जाती है, तो उसकी वजह से जीभ पे कट लग जाता है, तो जीभ के अंदर ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे हीलिंग भी सबसे फास्ट होती है। 155 नंबर पॉइंट, जब औजारों की सतह से सूक्ष्म जीवों को प्रभावी तरीके से मारना, नष्ट करना या बाहर निकालना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण कहलाता है। उसके बाद 156 नंबर पॉइंट, निर्जमीकरण के फिजिकल मेथड में क्या सम्मिलित हैं? क्योंकि निर्जमीकरण का जो फिजिकल मेथड है इसमें हम यूज करते हैं हीट या थर्मल मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड और रेडिएशन मेथड। तीन मेथड यूज किए जाते हैं, रेडिएशन का, फिल्ट्रेशन का और थर्मल या हीट मेथड। तो ये आते हैं फिजिकल मेथड में स्टरलाइजेशन के अंदर। 157 नंबर पॉइंट, निर्जमीकरण के केमिकल मेथड में क्या सम्मिलित होता है? तो केमिकल के अंदर जो मेथड यूज किया जाता है उसे हम गैसीय मेथड कहते हैं। तो गैसीय मेथड यानी कि स्टरलाइजेशन के अंदर केमिकल के रूप में यूज किया जाता है।
158 नंबर पॉइंट, ड्राई हीट निर्जमीकरण का तापमान क्या होता है? यानी कि जब हम ड्राई हीट से स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर की जो रेंज होती है ये इंपॉर्टेंट 160 से 232 डिग्री सेल्सियस होती है। और इसका उपयोग हम जितने भी थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट हैं तो उनका हम निर्जमीकरण जो है वो ड्राई हीट निर्जमीकरण टेक्निक से कर सकते हैं। उसके बाद 159 नंबर पॉइंट, मॉइस्ट हीट निर्जमीकरण का तापमान क्या होता है? तो मॉइस्ट हीट का जो निर्जमीकरण के अंदर तापमान की जो रेंज होती है वो 121 से 134 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद 160 नंबर पॉइंट, ऑटोक्लेव में किस प्रकार की वाष्प होती है? तो ऑटोक्लेव के अंदर सूखी संतृप्त वाष्प का यूज करते हैं जिसे हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के नाम से जानते हैं। 161 नंबर, ऑटोक्लेव निर्जमीकरण का प्रभावी तरीका है जिसका ताप समय दाब कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑटोक्लेव का स्टरलाइजेशन के अंदर फिक्स होता है, इसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 15 से 20 मिनट की टाइमिंग और 15 पाउंड का प्रेशर रखा जाता है। उसके बाद 162 नंबर पॉइंट, ऑटोक्लेव में किसका निर्जमीकरण कर सकते हैं? तो ऑटोक्लेव के अंदर ये मॉइस्ट हीट मेथड में आता है और इसमें हम लैब के जितने भी ग्लास वायर हैं उनका यूज कर सकते हैं, लैब के मीडिया है, लैब के जो रिएजेंट हैं उसका हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का हम इसमें स्टरलाइजेशन करते हैं, ड्रैप्स का भी स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव से कर सकते हैं। उसके बाद 163 नंबर पॉइंट, रेडिएशन निर्जमीकरण में कौन सी किरणें उपयोग में लेते हैं? तो रेडिएशन निर्जमीकरण के अंदर हम एक्स-रे का यूज कर सकते हैं, गामा रेज का यूज कर सकते हैं या अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है उनका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशन निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन के अंदर यूज में ली जाती है। और 164 नंबर पॉइंट, रेडिएशन किरणें निर्जमीकरण में किसे नष्ट करती है? यानी कि रेडिएशन जो मेथड होता है तो इसका इफेक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं उनके माइक्रोबियल डीएनए जो होता है उसको ये नष्ट कर देता है। तो रेडिएशन वाली जो टेक्निक है निर्जमीकरण की वो माइक्रोबियल डीएनए को नष्ट कर देती है। 165 नंबर पॉइंट, गामा रेज निर्जमीकरण में सबसे पावरफुल होती है वह हाई एनर्जी वाली होती है। यदि आप में से इसमें पूछा जाता है कि एक्स रेज, गामा रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर तो सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें गामा रेज होती है क्योंकि इनकी ऊर्जा या एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। 166 नंबर पॉइंट, रेडिएशन में किसका निर्जमीकरण कर सकते हैं? तो रेडिएशन वाले मेथड के अंदर जितने भी सर्जिकल औजार हैं उनका कर सकते हैं और सूचर मटेरियल जो हैं उसका हम कर सकते हैं, प्लास्टिक सिरिंज है उसका कर सकते हैं, कैथेटर है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, आईवी सेट है या सर्जिकल मास्क हैं। यानी कि जितने भी रबड़ की या प्लास्टिक के या जितने भी प्रकार के धागे हैं, सूचर मटेरियल हैं, उनका स्टरलाइजेशन हम ज़्यादातर रेडिएशन मेथड से करते हैं। 167 नंबर पॉइंट, फिल्ट्रेशन निर्जमीकरण में सूक्ष्म जीवों को हटाया जाता है वह उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? यानी कि फिल्ट्रेशन टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों को ना तो मारा जाता है ना नष्ट किया जाता है परंतु उनको हटाया जाता है और फिल्ट्रेशन मेथड में हम लिक्विड का और गैस का स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। 168 नंबर पॉइंट, रोग कारक जीवाणु, वायरस, कवक आदि कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाते हैं तो वो किस तापमान पे, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं वो 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। 169 169 नंबर पॉइंट, जीवाणुओं के स्पोर जो होते हैं वो कुछ ही मिनटों में किस तापमान पे नष्ट हो जाते हैं? वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नष्ट हो जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं और यदि स्पोर्स को नष्ट करना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उनके स्पोर भी नष्ट हो जाते हैं। 170 नंबर पॉइंट, गैसीय निर्जमीकरण में किस प्रकार का औजार या सामान का निर्जमीकरण करते हैं? तो गैसीय निर्जमीकरण में किस प्रकार के सामान या औजारों का स्टरलाइजेशन किया जाता है? तो गैसीय मेथड के अंदर ज़्यादातर हम हार्मोन का, प्रोटीन का या जितनी भी हीट सेंसिटिव दवाइयाँ होती है उनका निर्जमीकरण हम गैसीय स्टरलाइजेशन के द्वारा करते हैं। 171 नंबर पॉइंट, गैसीय निर्जमीकरण में उपयोग में लाए जाते हैं। तो गैसीय जो मेथड होता है इसमें हम किस किस
का उपयोग करते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं इसमें, इथाइलिन ऑक्साइड, आइसोप्रोपिल अल्कोहल 96%, 1% सिट्रीमाइड, एब्सोलेट, इथाइल अल्कोहल 70% और सिटेरिसोल। इनका यूज हम गैसीय मेथड के अंदर स्टरलाइजेशन में करते हैं। 172 नंबर पॉइंट, जब कोई पथरी यूरिन मार्ग में स्थित है परंतु कोई लक्षण प्रकट ना हो तो वो कंडीशन कहलाती है यूरोलिथियासिस। और 173 नंबर पॉइंट है, जब कोई पथरी यूरिन मार्ग में स्थित है परंतु लक्षण प्रकट हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोलिथियासिस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि किसी भी एनिमल के पथरी है और उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है तो वो कंडीशन यूरोलिथियासिस की होती है। और यदि किसी एनिमल के अंदर पथरी है और भयंकर दर्द हो रहा है, लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो ये कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोलिथियासिस कहलाती है। उसके बाद 174 नंबर पॉइंट है, ऊंट में पथरी की सर्वाधिक संभावना कौन से भाग के अंदर होती है? तो ऊंट के अंदर स्टोन होने की संभावना सर्वाधिक यूरिथ्रा का जो आखिरी भाग होता है उसके अंदर मिलती है। 175 नंबर पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर का फटना को ठीक करने की विधि को क्या बोलते हैं? यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को जब हम रिपेयर करते हैं तो यह टेक्निक कहलाती है सिस्टोरफी। और इसी प्रकार से 176 नंबर पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय का फटना क्या कहलाता है? सिस्टोरेक्सिस कहलाता है। यानी यूरिनरी ब्लैडर का फटना सिस्टोरेक्सिस कहलाता है और यूरिनरी ब्लैडर को रिपेयर करना या ठीक करने की टेक्निक सिस्टोरफी कहलाती है। उसके बाद 177 नंबर पॉइंट है, यूरिथ्रोटोमी ऑपरेशन की साइट क्या होती है? तो यूरिथ्रोटोमी ऑपरेशन की यदि हम साइट की बात करते हैं तो यूरिथ्रोटोमी ऑपरेशन हम पोस्ट स्क्रोटल यूरिथ्रोटोमी कर सकते हैं, इस्चियल यूरिथ्रोटोमी और सब इस्चियल यूरिथ्रोटोमी। तो तीन साइट को हम प्रेफर करते हैं। स्क्रोटल सैक के बैक साइड में पोस्ट स्क्रोटल आ जाता है, इस्चियल और सब इस्चियल रीजन के अंदर ये यूरिथ्रोटोमी को करेंगे। 178 नंबर, यूरिथ्रा में कैलकुलाई का ऑपरेशन कहलाता है। और यूरिथ्रा के अंदर कैलकुलाई का ऑपरेशन क्या कहलाता है? यूरिथ्रोटोमी कहलाता है। इसी प्रकार से 179 नंबर पॉइंट है, मूत्राशय का ऑपरेशन यानी यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेशन जो हमने पहला देखा है पॉइंट, वो सिस्टोरफी कहलाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर को ऑपरेशन या यूरिनरी ब्लैडर को ठीक करना क्या कहलाता है? सिस्टोरफी कहलाता है। 180 नंबर पॉइंट, मूत्राशय की सूचरिंग में कौन सा पैटर्न हम अप्लाई करते हैं? तो यूरिनरी ब्लैडर यदि फट जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर की जो सूचरिंग होती है वो लैम्बर्ट और कुशन पैटर्न से सूचरिंग होती है। 181 नंबर पॉइंट है, सरण या चिटकी या बागल में कौन सा लिगामेंट काटा जाता है? तो सरण का जो केस होता है जिसे हम अपवर्ड फिक्सेशन और पटेला के नाम से जानते हैं, तो इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन से लिगामेंट को काटा जाता है इस ऑपरेशन के अंदर। तो इसे हम एमपीडी भी कहते हैं। तो इसमें हम मीडियल पटेलार लिगामेंट जो होता है उस लिगामेंट को हम काट देते हैं। उसके बाद 182 नंबर पॉइंट है, सरण किस कारण से होती है? तो सरण का जो मेन कारण है इसमें होता है वो अपवर्ड फिक्सेशन और पटेला है। पटेला जो होती है वो लिगामेंट में ऊपर जाकर फिक्स हो जाती है और जिसके कारण से ये सरण का केस बनता है, तो जिसे हम अपवर्ड फिक्सेशन और पटेला के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 183 नंबर पॉइंट है, बछड़ों में फैटलक जोड़ का स्थायी और अस्थायी मुड़ना क्या कहलाता है? तो बछड़ों के अंदर हम देखते हैं जन्मजात विकृति होती है। जैसे ही जन्म होता है तो हम देखते हैं कि फैटलक जो जॉइंट है आगे वाले पैर या पीछे वाले पैरों में भी, दोनों चारों पैरों में भी हो सकता है। तो ये कंडीशन जो होती है वो नकलिंग की होती है। 184 नंबर पॉइंट है, नकलिंग किस टेंडन के संकुचन या शॉर्टनिंग से होती है? यानी कि फ्लेक्सर टेंडन जो होता है, तो फ्लेक्सर टेंडन की जब शॉर्टनिंग हो जाए यानी कि वो छोटा हो गया या उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन हो जाए तो नकलिंग बनती है। तो ये जो टेंडन होता है वो फ्लेक्सर टेंडन होता है इसमें। 185 नंबर पॉइंट है कि टीनोटोमी में कौन सा टेंडन काटा जाता है? यानी कि जिसके नकलिंग होगी और उसमें टीनोटोमी हम ऑपरेशन करते हैं और टीनोटोमी में कौन सा टेंडन काटते हैं? तो टेंडन में सबसे पहले हम इसमें सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन को काटते हैं। यदि वो ठीक नहीं होता तो फिर हम इसमें डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन को काटा जाता है। इसी प्रकार से 186 नंबर पॉइंट है, मेमरी ग्लैंड में ब्लड व नर्व की सप्लाई होती है। तो मेमरी ग्लैंड जो स्तनीय ग्रंथियां होती है उसमें नर्व की जो सप्लाई होती है वो इंग्वाइनल नर्व से होती है। और ब्लड की यदि सप्लाई की बात करते हैं तो एक्सटर्नल प्यूडिक आर्टरी व पेरिनियल आर्टरी से यहाँ पे ब्लड की
सप्लाई होती है। उसके बाद 187 नंबर पॉइंट है, फ्यूज्ड टीथ सर्वाधिक मिलता है, यानी कि फ्यूज्ड टीथ की जो कंडीशन है वो सर्वाधिक भैंसों के अंदर मिलती है, बफेलोज के अंदर। 188 नंबर पॉइंट है, टीथ फिस्टुला व टीथ लैसरेशन में कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं? तो टीथ फिस्टुला और टीथ लैसरेशन के केस में हम रिंग ब्लॉक एनेस्थीसिया देते हैं। इसी प्रकार से 189 नंबर पॉइंट है, टीथ फिस्टुला और टीथ लैसरेशन में कौन सा सूचर पैटर्न यूज में होता है? तो टीथ लैसरेशन या टीथ फिस्टुला के अंदर वर्टिकल मैट्रस सूचर पैटर्न का यूज किया जाता है। 190 नंबर पॉइंट, जब टीथ में कोई घाव हो, यदि उसमें दूध निकलने लगे तो ये कौन सा केस होता है? यानी कि इसमें यदि कोई भी थन पे चोट लगती है, चोट लगने के बाद यदि वहां पर दूध का लीकेज हो रहा है तो वो केस टीथ फिस्टुला का है। और यदि वहां पे चोट लगी और चोट लगने पर वहां पे दूध नहीं लीकेज हो रहा है, दूध नहीं निकल रहा है, तो ये केस कहलाता है टीथ लैसरेशन। इसी प्रकार से 191 नंबर पॉइंट है कि जब टीथ पर कोई घाव हो गया और उसमें दूध नहीं निकलने लगे तो वो केस टीथ लैसरेशन का होता है। इसी प्रकार से 192 नंबर पॉइंट है, लैक्टोलिथ क्या होता है? तो लैक्टोलिथ वाला जो केस है वो दूध का ही यानी मिल्क का एक स्टोन होता है, दूध का स्टोन जो टीथ कैनाल के अंदर बन जाता है और टीथ कैनाल को बंद कर देता है, जिसके कारण मिल्किंग यानी कि दूध जो होता है वो बाहर नहीं आता। तो ये लैक्टोलिथ का केस होता है। उसके बाद 193 नंबर पॉइंट है, टीथ ऑब्स्ट्रक्शन को टीथ बिस्तूरी या टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर से निकाला जाता है। यानी कि टीथ में यदि किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो टीथ पॉलिप का केस हो सकता है, लैक्टोलिथ का केस हो सकता है, या टीथ ट्यूमर बन जाता है, तो उन सभी प्रकार के टीथ ऑब्स्ट्रक्शन को हम टीथ बिस्तूरी या टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर से ठीक करते हैं। उसके बाद 194 नंबर पॉइंट है, एट्रेशिया अनाई एट्रैक्टाई एक जन्मजात विकृति होती है। तो एट्रेशिया एनाई का मतलब होता है इसके अंदर एनस का बंद होना, और ट्रेशिया एनाई एट्रैक्टाई का मतलब होता है एनस प्लस रेक्टम का बंद होना। तो ये दोनों की दोनों विकृतियां जन्मजात विकृति होती है। तो इसी प्रकार से 195 नंबर पॉइंट है, एट्रेशिया एनाई होता है एनस की ओपनिंग का बंद होना। 196 नंबर पॉइंट है, एट्रेशिया एनाई एट रेक्टाई, तो इसमें हम रेक्टम और एनस दोनों की ओपनिंग का बंद होना होता है। तो देखो 196 नंबर पॉइंट है, एट्रेशिया एनाई और एट्रेशिया एनाई एट रेक्टाई। तो ये केस होता है एनस प्लस रेक्टम दोनों की ओपनिंग बंद होना। इसी प्रकार से 197 नंबर पॉइंट है, एट्रेशिया एनाई की सर्जरी में कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं? तो एट्रेशिया एनाई का यदि केस होता है तो इसमें हम एपिडुरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो 198 नंबर पॉइंट है कि यदि कोलन की ओपनिंग बंद हो तो कौन सा ऑपरेशन करना पड़ता है? तो कोलन की ओपनिंग यदि बंद मिलती है तो उस कंडीशन में लेप्रोटोमी करनी पड़ती है। 199 नंबर पॉइंट है, ब्रशन में फ्लूइड का भरना क्या कहलाता है? ब्रशन के अंदर यानी टेस्टिस के अंदर यदि फ्लूइड जमा हो जाता है तो ये कंडीशन हाइड्रोसील कहलाती है। इसी प्रकार से 200 नंबर पॉइंट है कि जब सामान्य पाथ द्वारा ब्रशन कोष में नहीं आते और ब्रशन की उपस्थिति ब्रशन कोष के अलावा होती है तो यह कंडीशन क्रिप्टोर्चिड कहलाती है। तो क्रिप्टोर्चिड के अंदर क्या होता है कि ब्रशन नॉर्मली देखा जाता है तो स्क्रोटल सैक के अंदर होते हैं, ब्रशन कोष में होते हैं, लेकिन कई बार ब्रशन कोष में ना आकर इनकी जो उपस्थिति है कहीं और होती है, तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? क्रिप्टोर्चिड कहलाती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।